और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क में कौन आग लगा रहा है? भारत तोड़ो गैंग को किसने ठोका? तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हजारों लाखों की भीड़ प्रदर्शन कर रही है और यह प्रदर्शन उग्र हो गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, कदम रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए हैं, उत्पात मचाया है, जगह जगह आग लगा दी है और दफ्तरों को फूंक दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा। उसके बाद सड़क पर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन सड़कों से होता हुआ कैसे गलियों चौराहों पर पहुंच गया। देखिए, जो इसका डर था वही हुआ। बांग्लादेश में देखिए जरा, दफ्तर के अंदर घुस गए उपद्रवी कट्टरपंथी और तोड़फोड़ मचा दी। शीशे तोड़ दिए, सोफे तोड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी। देख रहे हैं कि अखबार का दफ्तर है, बांग्लादेश में अखबार का दफ्तर है राजधानी ढाका में, जहां ये तोड़फोड़ हो रही है। दफ्तर से सारा सामान निकालकर आग लगा दी गई। बांग्लादेश जानते हैं क्यों सुलग रहा है, किसने आग लगाई है। ये मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यूनुस के बगल में जो शख्स है, इसका नाम है हादी। ये वही हादी है, कल मैंने आपको बताया था, जो हादी भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग करने की बात कर रहा था। अगली तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान का मैप देखिए। जो शख्स कह रहा था कि ये मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जो कह रहा था कि मैं ये 7 राज्यों को तोड़कर बांग्लादेश में मिला लूंगा, वो है हादी। हादी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, हादी कैसे लोगों को उकसा रहा था। ये हादी, हादी नारों से उकसाता था, भारत विरोधी बयानबाजी करता था। শত্রুর সাথে গলাগলি, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা, আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ভিতিয়ে ধৈর্যের পরবীর চিরোন্নত মানুষের। তাই আমি ঘুরিনি, আমি তত সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি, আমি তো পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নিচে যাই। हादी को आप सुन रहे थे, जो भारत विरोधी नारे भी दे रहा था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, उसमें बांग्लादेश में किसी ने ठोक दिया। ई रिक्शा से जा रहा था, बीच सड़क देखिए, बाइक पर 2 लोग आए, ई रिक्शा जा रहा है, बाइक पर 2 लोग आए और गोली मार दी किसी ने। उसके बाद देखिए ये दोनों लोग फरार हो रहे हैं। ई रिक्शा पर उसकी बॉडी को ले जा रहे हैं, हादी की बॉडी को फौरन अस्पताल ले जाया गया। आखिर इस कट्टरपंथी को किसने मारा? हादी को अस्पताल ले जाया गया। पूरे बांग्लादेश सन्न हो गया इस खबर के बाद कि हादी को किसी ने गोली मार दी है।
हादी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हादी बहुत गंभीर स्थिति में था। गोली लगने के बाद बचने के चांसेस कम थे। उसके बाद देखिए, फिर हादी को सिंगापुर ले जाया गया, बेहतर इलाज के लिए, बचाया जा सके, हालात खराब ना हो। ये आप देख रहे हैं, हादी को सिंगापुर फौरन पहुंचाया गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई। मोदी और मोदी की विदेश नीति पे कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं। अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा देश चिंतित है। हिंदुस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखने वाला खुद जार जार रो रहा है। बांग्लादेश ने मुनीर के चक्कर में अपना घर जला लिया। मोहम्मद यूनुस ने सत्ता की कुर्सी के लिए अपने मुल्क में आग लगवा ली है। कट्टर सरकार का गुर्गा जो भारत तोड़ने की साजिश में लगा था, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसे किसी ने ठोक दिया। तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुनीर ने यूनुस को गच्चा देकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं? खुद को बांग्लादेश का हितैषी बताकर पहले तो उसे अपने शिकंजे में लिया, अब उसी को सुलगा दिया। अब देखिए जरा क्या हुआ, कौन मार गया हादी को जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। यह है वो हादी जिसकी मौत पर बवाल हुआ। उसका नाम है शरीफ उस्मान हादी। लेकिन शराफत वाला कोई काम हादी नहीं कर रहा था। जो भारत तोड़ने की बात करता और अक्सर जहर उगलता था, कहता था बांग्लादेश में भारत परस्त सरकारें नहीं चाहिए। उसने हाल ही में बांग्लादेश का विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें कई भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। हादी बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के प्रमुख चेहरों में एक था। जुलाई 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल था ये, क्योंकि 32 साल का उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। बांग्लादेश में यह संगठन हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म माना जाता है। आवामी लीग ही नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी विरोधी था। हादी के इनकलाब मंच को एक कट्टरपंथी संगठन बताया जाता है। आंदोलन में शामिल रहने के बावजूद इस संगठन को बैन किया गया। इस वजह से हादी का संगठन अगले चुनाव में भाग नहीं ले सकता। लेकिन फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में हादी खुद उतरने वाला था, इसलिए ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र में बतौर निर्दलीय प्रचार इसने शुरू किया। पिछले शुक्रवार को हादी जब ढाका की मस्जिद से निकल रहा था, उसे किसी ने गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहतर इलाज के लिए उसे एयरलिफ्ट कर सिंगापुर भेजा गया, मगर कल अस्पताल में हादी ने दम तोड़ दिया, जिससे हिंसा भड़क उठी। हादी की मौत पर यूनुस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। আমাদের হাদি ভাই আমাদের মাঝে নাই, এই জন্য আমরা এখানে এসেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পদত্যাগ না করবে বাংলাদেশের জনগণ, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথে থাকবে ইনশাআল্লাহ। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ আজকে রাতের ভিতরে করতে হবে। একটা কথা বলে দেই, আমার ভাই হাদি মারা গেছে, আর কোনো সুশীলতা দেখাবো না। এই হাদি হব। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাতে চাই, আগামীকাল প্রত্যেকটি মসজিদে খুতবায় এবং মোনাজাতে হাদি ভাইয়ের জন্য দোয়া করুন এবং জুমার পর সারা বাংলাদেশে। अब आपने देखा हादी की हत्या हो गई। हत्या के बाद जब हादी का शव पहुंचा, वो तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं, सिंगापुर से हादी का शव लाया गया। बांग्लादेश में इस वक्त सोचिए हालात बहुत तनावपूर्ण थे। हादी का शव बांग्लादेश लाया गया। हादी समर्थक सड़कों पर थे, बवाल करने के इंतजार में थे। और उससे पहले देखिए क्या किया गया। कल आपको याद होगा भारतीय हाई कमीशन में, अगली तस्वीर देखिए, भारतीय हाई कमीशन की तरफ धावा बोल रहे थे कट्टरपंथी। आज पहले से भारतीय हाई कमीशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि कट्टरपंथी फिर कहीं हाई कमीशन पर धावा ना बोल दें, वहां जाकर हिंसा ना करें, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन देखिए हुआ क्या, जिस बात का डर था, कट्टरपंथियों ने हाई कमीशन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। भारतीय हाई कमीशन पर पत्थरबाजी कर रहे थे।
मिनट देखिए। इसके बाद ये कट्टरपंथी अखबार के दफ्तर पहुंचे, अखबार के दफ्तर में आग लगा दी, फूंक डाला पूरा ऑफिस। दफ्तर के अंदर देखिए, ये देखिए सारे कट्टरपंथी हैं, दफ्तरों में आग लगा रहे हैं, अखबार के दफ्तर फूंक दे रहे हैं, जला के राख कर दिया है। और अंदर जो किताबें थी, दफ्तर में अखबार किताबें थी, सब बाहर लाकर एक एक किताब जला दी है। कट्टरपंथियों ने किताब जलाई, लेकिन इन चरमपंथियों को सबक देने वाली एक तस्वीर वायरल है कि बांग्लादेश में एक बच्ची किताबें उठा कर ले जा रही है। जिन किताबों को फूंक दिया गया था उनमें जो सही सलामत बची, उन किताबों को ले जा रही है। जिसे इल्म है, ये पता है कि किताबों के मायने क्या है, और जो लोग नफरत की आग में झुलस रहे हैं उनके लिए किताबों के कोई मायने नहीं। एक ही नहीं, अगली तस्वीर देखिए जरा। एक और इमारत, जो मीडिया की इमारत थी, उसके शीशे को तोड़ रहे हैं कट्टरपंथी। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ডেইলি স্টার পত্রিকার যে অফিসটি ছিল সেই অফিসটি सवाल ये है, ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, हसीना के रहने तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हसीना गई, यूनुस आए और पाकिस्तान का दखल बढ़ा, कट्टरपंथ बढ़ा, और उसका नतीजा आपके सामने। রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় और उसके बाद इस मीडिया के दफ्तर में भी आग लगा दी, पूरा ऑफिस जलाकर खाक कर दिया। सोचिए जरा, इन लोगों से दिल नहीं भरा तो इन्होंने एक हिंदू को पकड़ा, हिंदू युवक, इसका नाम है दीपू। दीपू को मारना था, इसलिए इस पर आरोप लगाया कि इसने ईश निंदा की है। मैं आपको बताऊं आखिर हुआ क्या, क्यों दीपू को मारा और किस आरोप में उसे मारा। प्रदेश में हिंदुओं की बर्बर हत्या ऐसे वक्त में की गई है जब ढाका समेत कई शहरों में हिंसा और आगजनी हो रही। बर्बरता का शिकार हुए हिंदू युवक का नाम दीपू चंद्र दास है। 30 साल के दीपू की हत्या बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुई, जहां भालुका शहर में दीपू दास एक फैक्ट्री में काम करता था। बांग्लादेशी मीडिया ने इसे ईश निंदा में हुई हत्या बताया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक दीपू पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया। अब आपको दिखाऊं कि कैसे दीपू का परिवार जो बांग्लादेश में रहता है, रो रो कर बुरा हाल है। दीपू की हत्या से परिवार में मातम पसरा हुआ है। दीपू को कैसे कट्टरपंथियों ने बर्बर तरीके से मारा। করবো, আমার ছেলে চাকরি অশিক্ষিত না, শিক্ষিত ছেলে আমার মনে হয় असहाय की तरह खड़े हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसको मार कर पेड़ पर लटका कर आग लगा दिया। अगर उनकी कोई गलती थी तो 2 थप्पड़ मार लेते। पुलिस के पास ले जाना चाहिए था, कानून उसका इंसाफ करता। जनता को अपने हाथ में कानून लेना उचित नहीं था। अभी हम लोग बांग्लादेश को भारत में मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दें, निर्देश तो दें, कहें तो कि
जाके संभालो वहाँ। हम लोग किस लिए हैं? हमारे यहाँ 65% नौजवान लोग हैं। हमारे बेटे क्या करेंगे जाके वहाँ? अभी जो बांग्लादेश को भारत में विलय करा देंगे। बांग्लादेश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग को यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब वो यहाँ से भगाए गए हैं तो उसको कष्ट हो रहा है। खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार, उनका हत्या, रेप, मर्डर, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। जो यहाँ के नेता हैं वो बोलते हैं यहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है, यहाँ हम लोग सेफ नहीं है। जब सेफ नहीं है तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेशी यहाँ बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर जो अपना अत्याचार हो रहा है, यहाँ का सरकार अपना कुछ करना चाहिए इनके ऊपर। हमारा हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे, लोगों का कारोबार है, औरतों लोग का इज्जत भी लूट लेते। बांग्लादेशियों या देश में रहने वाले गद्दारों, कभी किसी हिंदू के ऊपर आंख उठा के मत देख लेना, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि जन्नत जाने लायक नहीं रहोगे। उत्तर प्रदेश से क्या पूरे भारत से खदेड़ के मार मार के इनको जो जूतों से भगाया जा रहा है, और ये भगाने लायक है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दंगा फसाद इन्हीं लोगों का ही पूरी साजिश होती है। हमारे भारत में भी बहुत सारे मुसलमान भाई रह रहे हैं, अगर यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा? फिर विश्व किस तरफ जाएगा? तो बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो। हमसे पैदा हुए वो हमको तोड़ने की बात करें तो ये तो हास्यास्पद है। जिस तरह से पाकिस्तान में भारत विरोधी राजनीति करके लोग सत्ता में पहुंचते हैं, कुछ उसी तरह का नज़ारा हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जो मेन कारण है वो कट्टरपंथ है। बांग्लादेश में उस आदमी को मार दिया गया और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर मारा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन देश में जब जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान की मोबलिंच कर दी जाती है और सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो आप उस वक्त में कहाँ होते हैं? कभी आपने सोचा है कि कभी इंडिया में एक मुस्लिम को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है, तो ये सवाल कहाँ चले जाते हैं? ये सवाल क्यों नहीं होते, जबकि ये बात इंडिया में हुई है। बहरहाल जो बांग्लादेश में हुआ है उसकी हम कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत को खत्म कर देती ना। और ऐसे हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर जाने वाले, कल पीएम मोदी बंगाल जाने वाले। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के 7 राज्यों को तोड़ने की बात कर रहे थे, उसमें त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और इससे हालात पर भारत की नजर है, भारतीय सियासतदानों की नजर है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारत का पड़ोसी है, इसलिए भारत नजदीक निगाहें रखे। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं बांग्लादेश में पिछले 1 साल से साजिश हो रही है। ये लोग भारत के 7 राज्यों को काटना चाहते हैं, लेकिन भारत भी मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। ये लोग अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते चल पड़ा है। भारत में भी ममता बनर्जी जैसी नेता हैं जो भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में है। सारे विपक्षी नेताओं की बोलती बंद हो गई। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति बहुत चिंताजनक है, वहां न हिंदू सुरक्षित है न ही भारत का व्यापार। यह पीएम मोदी की खराब विदेश नीति का नतीजा है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं भारत बांग्लादेश का जन्मदाता है, इसके बावजूद उसका रवैया हमारे प्रति खराब है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान कोई भी खुलकर हमारा समर्थन नहीं करता है। यह मोदी सरकार की खराब नीति की देन है। शशि थरूर कह रहे हैं हिंसा के बीच भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है, सरकार इन चीजों को अच्छी तरह मॉनिटर कर रही है। दोनों देशों की सरकार यही चाहती है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति स्थापित हो। सुनिए जरा सियासतदानों को इन हालातों पर क्या कह रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और भारत में भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री हैं जो भारत को, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और सारे इंडी गठबंधन की जुबान अभी बंद हो गई है। जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया 14 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने,
ऑपरेशन करके, आर्मी ऑपरेशन से, जो हमारा सबसे विश्वसनीय था, मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण कोई विश्वास ही नहीं करता मोदी पे। मोदी और मोदी की विदेश नीति पे कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं, जैन सुरक्षित नहीं, सिख सुरक्षित नहीं, भारत का व्यापार वहां सुरक्षित नहीं। ये क्या कर दिया मोदी जी आपने? बहुत बड़ी राजनीतिक विफलता है मोदी की विदेश नीति। जिस प्रकार से वहां पे घटनाएं घटी, जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस प्रकार एक जो सत्ताधारी दल थे उनके नेताओं को, उनको कार्यकर्ताओं की जघन्य हत्याएं भी हुई, अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उसके लिए पूरा देश चिंतित है और यह होनी भी चाहिए। अब देखिए जरा, कट्टरपंथी हावी हैं और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो जैश और लश्कर के कदमों पर चल रहे हैं। फिर देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे लूट हो रही है। कट्टरपंथी आइसक्रीम लूट कर ले जा रहे हैं, गोभी लूट कर ले जा रहे हैं, सोफा लूट कर ले जा रहे हैं। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি কি? मॉनिटर और स्पीकर लूट कर ले जा रहे हैं, जो मिल गया वो ले जा रहे हैं। ये देखिए, दुकानें तोड़ रहे हैं, सब्जियां लूट रहे हैं। বস্তু নিয়ে আসছে। और इसीलिए ये कट्टरपंथी शेख हसीना को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने कभी इन्हें सिर उठाने नहीं दिया है। तस्वीर देख रहे हैं, शेख हसीना के घर में भी आग लगा दी। और शेख हसीना के पिता के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए घर गिराने के लिए, और घर गिराना भी शुरू कर दिया। ये बुलडोजर लेकर पहुंचे और उसके बाद देखिए जरा, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो पिता रहे, बांग्लादेश की स्थापना जिन्होंने की, जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे। आप देख रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करा। उनके घर को भी इन्होंने तबाह कर दिया और तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, एक मंत्री जिसके घर को आग लगा दी कट्टरपंथियों ने, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री वहां किताबें जला रहे थे, यहां शिक्षा मंत्री का घर जला रहे हैं। और देखिए, कट्टरपंथ इस कदर हावी है कि बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से ज्यादा खराब होने वाली है आने वाले वक्त में। देखिए बांग्लादेश में हो क्या रहा है। लगातार हो रही हिंसा इस बात की गवाही दे रही है कि बांग्लादेश भी पाक की तरह इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर है। बांग्लादेश में कई ऐसे कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हो गए जो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला है जमाते इस्लामी, कट्टरपंथी इस्लामिक एजेंडे वाला यह संगठन है जो भारत के खिलाफ पाक की गोद में बैठा हुआ है। इसके नेता अक्सर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। जमात का हाथ शेख हसीना के तख्ता पलट में भी रहा है। अगला संगठन है हिफाजत-ए-इस्लाम। यह प्रमुख देवबंदी इस्लामी संगठन है जो मदरसों से जुड़ा है। संगठन से जुड़े लोग कट्टर इस्लामिक कानूनों की वकालत करते हैं। महिला अधिकारों, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर इसका रुख कठोर है। कई बार हिफाजत-ए-इस्लाम के आंदोलन हिंसक रूप ले चुके हैं।
अगला संगठन है अंसारुल्लाह बंगला टीम। यह संगठन बांग्लादेश में शरीयत के अनुसार चलने की बात करता है। इन पर कई लेखक, धर्मनिरपेक्ष विचारकों की हत्या के आरोप लगे इस संगठन पर। कहा जाता है यह संगठन अलकायदा से प्रेरित है। एक और संगठन है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। इस संगठन का इतिहास आतंकी गतिविधियों और बम धमाकों का रहा है। यह संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था को गैर इस्लामी मानता है, साथ ही वहां की राजनीतिक व्यवस्था का खुलकर विरोध करता है। आइए आपको सुनाता हूं कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वो पाकिस्तान से बदतर हो चले हैं, लेकिन हमारे लिए टेंशन और चिंता की बात यह है कि वो हमारा पड़ोसी है। सुनिए विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त जो ताकतें हैं वो लगातार साजिशें कर रही हैं। उन साजिशों का जो दौर है वो लगातार जारी है। जो कट्टरपंथी हैं वो जिस तरीके से अपने दबदबे को बढ़ाने में सफल होते जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के जो डीप स्टेट का जो हाथ है वो सीधा सीधा दिखाई देता है। पाकिस्तान के साथ ये जो कट्टरपंथियों को शह देने वाली जो मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, उसने जिस तरीके से अपने संबंधों को बढ़ाने की कवायद की है, उससे भी यह स्पष्ट है कि ये जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है। ये सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रही है, कहिए सभी कट्टरपंथी सरकार का हिस्सा है। इसीलिए देखिए भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेशी बॉर्डर तक आ गए हैं और सरहद पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए जरा इनकी साजिश क्या है। इनकी साजिश के हिस्से में शामिल है, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, और यहां जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे चिकन नेक कहते हैं। बहुत से साजिशकर्ता, षड्यंत्र करने वाले भारत के खिलाफ ये कहते हैं कि हम चिकन नेक अलग कर देंगे जिससे यह हिस्सा अलग हो जाएगा, जो भारत के 7 राज्य हैं वो अलग हो जाएगा। यही साजिश बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी भी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने पूरी तरह से स्क्रू टाइट कर रखा है और लगाम कस रखी है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इसमें बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों और छात्रों को सलाह दी गई है कि एडवाइजरी में कहा है कि बांग्लादेश में स्थानीय छात्राओं से पूरी तरह से सुरक्षित रहें और साथ ही साथ यात्राओं से दूर रहें, जिससे बाहर निकल रहे हालात ठीक नहीं है, इसलिए बाहर जाने से परहेज करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने को कहा गया है। भारतीयों को सलाह है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि हिंसा के जरिए भारत विरोधी आग भड़काने का काम हो रहा है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया माहौल बनाया जा रहा है, जिसे पाक हवा दे रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में अस्थिरता बनी रहे, जिससे वो बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। संसद में विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक चीन ने बांग्लादेश में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीन बांग्लादेश के एयरबेस की हवाई पट्टी बना रहा है। यह इलाका भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी से 15 किलोमीटर दूर है, जो नक्शे में मैंने आपको दिखाया। चिकन नेक ही भारत को बाकी 7 राज्यों से जोड़ने का काम करता है। यह 22 किलोमीटर चौड़ा रूट है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। असामाजिक तत्व पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से अलग करना चाहते हैं, और इसी बीच भारत के सीमावर्ती राज्यों में सेना ने चौकसी बढ़ा दी। साथ ही चीन बांग्लादेश के पेकुआ में 8 पनडुब्बियों का अड्डा बना रहा है। कमेटी के अनुसार साल 1971 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब भारत बांग्लादेश में सबसे बड़ी सामरिक चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह पाक और चीन की पैठ बढ़ रही है, वो सीधे तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। कमेटी की रिपोर्ट में पेश होने के बाद विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है भारत की उस पर पैनी नजर है और भारत वक्त पर सही कार्रवाई करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर प्रदर्शनकारी। अपने भाई के खून का बदला हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह। अवामी लीग और भारतीय आधिपत्य यहाँ पर नहीं रहने देंगे। अवामी लीग के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला देंगे। आवामी लीगेर 32 नंबर। अब सवाल यह है, बांग्लादेश में जो हालात बने हुए, क्या ऐसे हालात में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो यह ख्वाब 1971 से देख रहा है, जब से अलग हुआ,
कि बांग्लादेश को फिर से मिलाएंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले दिनों एक मुलाकात हुई। ये जो मुलाकात आप देख रहे हैं, ये वर्दी पहचानिए, ये पाकिस्तानी वर्दी है और वो वर्दी बांग्लादेशी है। ये पाकिस्तानी अफसर हैं जो बांग्लादेशी आर्मी अफसर से मिले और बताया गया इसके बाद आईएसआई के साहिर शमशाद मिल रहे हैं और इसके बाद यह कहा गया कि कैसे आईएसआई एजेंट बांग्लादेश में बिठा दिए गए। आपको याद होगा भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास था उसमें भी कुछ आईएसआई एजेंट थे जो भगाए गए और वही काम यहां भी किया गया है। मुनीर की नजर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में आईएसआई की भूमिका को लेकर गंभीर दावे। कहा यह जा रहा है कि बवाल के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है जो हिंसा के लिए फंडिंग कर रही है और अफवाहें फैला रही है। आईएसआई ने जमात इस्लामी और उससे जुड़े संगठनों को सीधे बांग्लादेश में आंदोलन की अगुवाई न करने को कहा। रणनीति यह बताई जा रही है कि स्थानीय चेहरों को आगे रखा जाए ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे, जबकि पर्दे के पीछे इसे हवा दे। गवर्नेंस.com पर छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिपोर्ट में कहा गया बांग्लादेश में आईएसआई की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक इस दौरान पाक बांग्लादेश में साठगांठ हुई, जिसके मुताबिक ढाका स्थित पाक उच्चायोग में पाकिस्तान के खुफिया अफसर की नियुक्ति की अनुमति दी गई। दावा है कि बवाल के दौरान 3 आईएसआई अफसर भी ढाका में मौजूद थे और इतना ही नहीं, पाक बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है, समंदर और सरहद पर भारत की घेराबंदी करना चाह रहा है। भारत के पूर्वी बॉर्डर पर दोनों देश खुफिया सूचना शेयर कर रहे हैं। यानी हर मोर्चे पर पाक अब बांग्लादेश को करीब ला रहा है ताकि 1971 से पहले की तरह उसे अपना हिस्सा बना सके। शायद इसलिए बवाल 16 दिसंबर यानी विजय दिवस पर शुरू हुआ था। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञ इस स्थिति को कैसे आंक रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया है कि भारत के ऊपर आक्रमण पूरब से होगा, यानी कि बांग्लादेश से, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर देना शुरू कर दिया है। उनके बहुत सारे डेलीगेशन आईएसआई के और मिलिट्री ऑफिसर्स के, नेवल ऑफिसर्स के बांग्लादेश विजिट कर चुके हैं और कर रहे हैं। मुनीर की इसी हरकत की वजह से बांग्लादेश के अंदर जो आज उपद्रव हो रहे हैं उनको जोड़ा जा रहा है और ये भी है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की डीप स्टेट का भी एक्टिव कन्नाइवेंस ना सही मगर टैसिट अप्रूवल अवश्य है। अब देखिए जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पाकिस्तान से ही है। नीतीश विवाद में पाकिस्तान कूद गया। नीतीश कुमार ने जिस लड़की का हिजाब हटाया तस्वीर खींचने के दौरान की तस्वीर आ जाए उसकी, क्योंकि उसको नियुक्ति पत्र दे रहे थे, फोटो खींच रही थी, सामने मीडिया था। इस पर अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पाकिस्तान का एक डॉन कहिए या गुंडा कहिए, उसने नीतीश कुमार को धमकी दी और कहा नीतीश कुमार माफी मांग ले, मैं चेतावनी दे रहा हूं। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार और मंत्री भी नीतीश कुमार पर बयान दे रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इशाक डार पाकिस्तानी मंत्री ने नीतीश कुमार पर हमला किया है उस हिजाब वाले मसले पर, और यह भूलकर कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ क्या होता है। नीतीश के हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पहले पाकिस्तान के डॉन ने नीतीश को धमकी दी, अब पाकिस्तान की सरकार मैदान में आ गई है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के लिए बदनाम पाकिस्तान को नीतीश के बहाने मौका मिल गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर लंबा चौड़ा बयान दिया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के अपहरण की घटनाओं पर चुप्पी साध ली। अब देखिए कैसे हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हुई। नीतीश हिजाब विवाद में पाकिस्तान ने तस्वीरें देखी। पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद पाक सरकार का बयान आया। पाकिस्तान ने इस घटना को इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया। भारत में मुसलमानों के प्रति अनादर का आरोप लगाया। पाक विदेश मंत्रालय ने संजय निषाद के बयान की भी आलोचना की। एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने मुस्लिम महिला का हिजाब जबरदस्ती हटाया। इस कृत्य का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना परेशान करने वाला। इससे पहले पाकिस्तान के एक डॉन ने नीतीश को धमकी दी थी। बिहार पुलिस धमकी वाले वीडियो की जांच कर रही। वैसे पाकिस्तान में हर रोज हिंदुओं से अत्याचार के मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान में कल ही घर के सामने से हिंदू मां बेटी को अगवा कर लिया गया। 11 महीने में इस तरह के 73 केस सामने आ चुके हैं। धर्मांतरण के लिए मां बेटी को अगवा करने का आरोप है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियां महिलाएं टारगेट पर होती हैं।
लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस पर बयान नहीं आता है। वैसे हिजाब विवाद से सुर्खियों में आई नुसरत परवीन कल नौकरी ज्वाइन करेंगी। नुसरत के कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हिजाब केस के बाद उनकी नौकरी ना करने की अटकलें लगाई जा रही थी। नुसरत के करीबियों के मुताबिक सुबह 10 से 11 बजे के बीच उनकी ज्वाइनिंग होगी। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम जो भारत में हुआ है उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों के साथ वो क्या करते हैं उन्हें उस पर जवाब देना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। नीतीश कुमार जी ने पैगंबर की ख्वाहिश को पूरा करके इस बिहार में करके दिखाया है। इस्लाम धर्म मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उससे आप अगर पूछेंगे तो कहेगा कि पैगंबर की ख्वाहिश नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। कोई वीडियो के बारे में आ रही है तो ये डीजीपी बिहार ने स्पष्ट किया है कि गांधी मैदान थाना और साइबर सेल को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि इसकी पुष्टि करिए, और साथ ही साथ इसके पीछे कोई मंशा है उसको भी देखने की बात कही है, और सोशल मीडिया के कंटेंट पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो? अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता तो तुम क्या करते? मैं बताता हूँ तुमको क्या करते हम। अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। ये नीतीश कुमार की ही देन है कि आज मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर बनकर के सर्टिफिकेट लेने आई थीं। सोचिए, लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकल करके नौकरी करें, वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं पर्दा की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आए और मुख्य धारा में जुड़ करके आत्मनिर्भर बने, वे लोग आज जो है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर ऐसे नौकरी का आप नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, आप पहचान छुपा करके वहां जा रहे हैं, और उसके बदले दूसरा कोई ले ले तो कल मुख्यमंत्री जी पर क्या क्या लोग आरोप लगाते। इस देश में ये इस्लामिक देश नहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इस देश में सभी सार्वजनिक जगह पर जो पहचान छुपा करके जाने पर प्रतिबंध हो, कानून हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, एकदम सही किया है। कोई विवाद है ही नहीं है, इसको खामखा विवाद बनाया गया है। उसके परिवार से जो है कि मेरी संपर्क में है वो लोग, और उन लोगों को कोई नाराजगी नहीं है सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री जी से। और अभी मेरी बात हुई है उसके क्लासमेट बिल्किस है, उससे मेरी बात हुई है तो वो भी बोली है कि सर कहीं से कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग वहाँ पे थे। और कल वो ज्वाइन करने जा रही है 10 बजे पटना सदर अस्पताल में, अपनी ज्वाइनिंग देने जा रही है। और लगातार जो नीतीश कुमार को धमकी मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, उसके बाद नीतीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना में नीतीश कुमार के आवास के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। तो पाकिस्तान डॉन की धमकी के बाद नीतीश की सिक्योरिटी टाइट है। बिहार पुलिस ने नीतीश की सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही एसएसजी घेरे को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। सिर्फ चुनिंदा लोग ही सीएम नीतीश के करीब जा सकेंगे। उनकी सुरक्षा में तैनात एसएसजी कमांडो की संख्या बढ़ा दी गई है। नीतीश के काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी शामिल किया गया। उनके काफिले में कई और बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया है। सीएम आवास आने वाली सभी गाड़ियों को डॉग स्क्वाड टीम चेक कर रही है बाकायदा। सीएम नीतीश कुमार को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। एमपी डीजीपी, मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है इसमें 55 सुरक्षा कर्मी नीतीश के साथ मौजूद रहे। पहले से ही 5 लेयर की सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है। नीतीश को धमकी के बाद खुफिया इनपुट मिले। सभी जिलों के एसएसपी के और एसपी को सख्त निर्देश हैं। मुख्यमंत्री के दौरे पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती होगी। सुरक्षा कर्मियों को सादी वर्दी में रहने को कहा गया है। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। पंजाब विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस वक्त हम उनके आवास एक अने मार्ग के बाहर मौजूद है और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी चेक किस तरीके से हो रहा है। एक अने आवास के बाहर जो है स्पेशल डॉग स्क्वाड्स की टीम है, जो भी गाड़ियाँ अंदर जा रही है सीएम आवास के अंदर उनकी चेकिंग की जा रही है। हालांकि ये चेकिंग हमेशा भी होती है, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया, कंट्रोवर्सी सामने आई हिजाब विवाद को लेकर, और पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी जो बताए
बताए जाते हैं, उनके तरफ से जो है उन्हें थ्रेट कॉल आया, धमकी आया सोशल मीडिया के जरिए, और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही, दूसरी तरफ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। ये दोनों काम पाकिस्तान एक साथ कर लेता है, गीदड़ भपकी भी और हाथ पांव जोड़ना भी। ये आप देख रहे हैं, बूंद बूंद पाकिस्तान पानी को तरस रहा है। भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी, बांध से पानी छोड़ना बंद कर दिया, वहां नदियां सूख रही, और नदियां सूखने के बाद पाकिस्तान जार जार रो रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप मैप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा देखिए, ये चिनाब जो है, ये चिनाब पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल होती है। चिनाब पर जो बांध है उसका पानी भारत के कंट्रोल में है, इसलिए पाकिस्तान परेशान है। चिनाब नदी में पानी के प्रवाह से पाकिस्तान परेशान है, और 12 दिन पहले 58,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दावा किया। 6 दिन पहले प्रवाह को तेजी से कम करने का दावा किया गया, सिर्फ 1,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ने की बात कही गई है। यह पिछले 10 साल की औसत से भी बेहद कम है, और इस वजह से पाकिस्तान में गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है, इसलिए पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि पानी छोड़े हिंदुस्तान। देखिए जरा पाकिस्तान के हालात क्या हैं, क्यों पाकिस्तान चिट्ठियां लिख रहा है भारत को, और चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, अगर आपने पानी नहीं छोड़ा तो हम खाने को मोहताज हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की गीदड़ भपकी दी है फिर से। सिंधु समझौते को लेकर युद्ध की धमकी है ये। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया है। भारत पर जानबूझकर पानी के बहाव में बदलाव का आरोप लगाया है। इशाक डार ने कहा इससे पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी थी। पानी की वजह से पाकिस्तान के पंजाब में भारी नुकसान हुआ। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी लिए चलता हूं आपको। ये अजब गजब चीजें हो जाती हैं कभी कभी। कथावाचक को सलामी पर बवाल हो गया। ये कथावाचक है और उनको यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस जब सलामी देने लगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बहराइच की। भारती से परम सेवा करते भव्य सफलता प्राप्त करता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस लाइन से खड़ी है, कतारबद्ध। कथावाचक पहुंचे हैं, कथावाचक के सामने सलामी हो रही है और ये तस्वीरें वायरल हुई। इनका नाम है पुंडरीक महाराज। पुंडरीक महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विरोधी दलों के नेताओं ने सवाल पूछे। तो बहराइच से वायरल हुए वीडियो पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कथावाचक वृंदावन के पुंडरीक गोस्वामी है। बहराइच के एसपी आर.एन. सिंह ने कथावाचक का स्वागत किया, जो वहां के एसपी हैं। एसपी ने परेड की अगुवाई की, मंच पर कथावाचक के साथ खड़े दिखे। परेड पुलिस लाइन में आयोजित की गई और कथावाचक ने सलामी भी ली। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी मंच पर परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कथावाचक के स्वागत में रेड कारपेट भी बिछाया गया। कार्यक्रम की रील बनाई गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश बोले जब पुलिस सलामी में व्यस्त होगी तो अपराधी मस्त होगा। सांसद चंद्रशेखर ने सलामी को संविधान पर हमला बताया है। कथावाचक को सलामी पर सियासत तेज हुई तो यूपी के डीजीपी ने एसपी से स्पष्टीकरण मांग लिया। दूसरी ओर बहराइच पुलिस मानसिक तनाव की दलील दे रही है। पुलिस का कहना है पुलिस कर्मियों को प्रवचन देने के लिए महाराज जी को बुलाया गया था, क्योंकि पुलिस वाले बहुत तनाव में थे। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी क्या कह रहे हैं। बहुत चिंताजनक घटना है और ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। पुलिस किसी कथावाचक को या किसी ज्योतिषी को गार्ड ऑफ ऑनर दे, इसका क्या औचित्य बनता है? क्या पुलिस का ये काम रह गया? और अब आपको बताऊं कि कथावाचक आखिर हैं कौन जिन पर बवाल मचा है और बवाल के पीछे वजह क्या है। बहुत से लोग इसे जायज ठहरा रहे हैं कि सलामी तो दी है, कौन सा गलत काम किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, कथावाचक पुंडरीक महाराज। अब देखिए जरा महाराज हैं कौन, इनका तारुफ कराता हूं आपसे। चैतन्य महाप्रभु भक्ति वंश के 38वें आचार्य हैं ये। वृंदावन में श्री राम राधा रमण
से जुड़े हुए हैं, गौशालाएं, एजुकेशनल और कल्याण ट्रस्ट चलाते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अमेरिका, कनाडा, यूरोप में कथाएं की हैं। 7 साल की उम्र से गीता पर प्रवचन दे रहे हैं। अब देखिए, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह एक प्रकार का विशेष सम्मान होता है, इसे राजकीय अतिथियों को ही दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सेना गार्ड ऑफ ऑनर देती है, राज्यों में पुलिस का दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर देता है। विशिष्ट अतिथियों को ऊंचे स्थान पर खड़ा किया जाता है और पुलिस दल मार्च पास करते हुए सलामी देता है। यूपी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राज्य के मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी यह सम्मान दिया जाता है। जिले के अति विशिष्ट अतिथि को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस वजह से कथावाचक को दिया गया। यूपी से ही एक और खबर है। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, उससे पहले देखिए, जानलेवा सिर्फ समाजवादी पार्टी का कनेक्शन योगी ने बताया। तस्वीर देखिए जरा, कफ सिरप भी बरामद हुए। पिछले दिनों कफ सिरप से मौत हो रही थी लगातार, उसके बाद से एक्शन में है एजेंसियां, कफ सिरप बरामद हुए। लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा, कफ सिरप पर जो बवाल हुआ, एक गिरफ्तारी कोडीन सिरप में गिरफ्तारी हुई रायबरेली से। ये दिवाकर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिवाकर को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आपको याद होगा एक और शख्स आलोक सिंह के यहां रेड हुई थी, ईडी ने रेड की थी और घर देख रहे हैं, आलीशान घर, ये सिपाही का घर है। ईडी की टीम जो बैठी, और अब बीजेपी का दावा यह है, ये जितने पकड़े गए हैं इनका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है। एक तस्वीर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी की और कहा सिरप बेचने वाला तो आलोक सिंह अखिलेश यादव के बगल में खड़ा है। रिश्ते को परिभाषित करें अखिलेश यादव जी। एक और तस्वीर जारी हुई जिसको केशव प्रसाद मौर्य अपने हाथ में पकड़े थे और उन्होंने बताया कि दोनों अखिलेश यादव के साथ हैं। सिपाही और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है, बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये एक आलोक सिपाही है। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला किया और अखिलेश यादव ने योगी पर पलटवार किया। योगी ने कहा जिन्हें पकड़ा गया है उनके समाजवादी पार्टी से रिश्ते हैं, फोटो इनकी है, अपराधियों के साथ अवैध लेन देन में संलिप्तता सामने आएगी। योगी ने कहा कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यह अखिलेश पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, यह खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। एक फुल दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश ने योगी, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर साझा करते हुए यह लिखा था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदानों। हजारों करोड़ का घोटाला जो उत्तर प्रदेश से चल रहा था प्रधान सांसद जी के चेत से, और जिसके तार जुड़ रहे हैं प्रधान सांसद जी के बिल्कुल बगल के जिले से सबसे महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए हैं। 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों, और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनकी मदद तो सरकार को करनी चाहिए, सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं, और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजकल YouTube से कमाई का चलन बढ़ गया है, युवा बहुत कमाई कर रहे हैं। ठीक के शिकंजे में ऐसा ही एक यूट्यूबर आ गया है। हुआ क्या, इस यूट्यूबर का नाम है अनुराग द्विवेदी। अनुराग की तस्वीरें देखिए जरा। अनुराग के घर ईडी का छापा पड़ा और महंगी महंगी गाड़ियां जब्त की गई। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं उनमें मर्सिडीज शामिल है, लैम्बोर्गिनी शामिल है। ये सारी गाड़ियां अनुराग ने अपने सोशल मीडिया से कमाई धमाई से ही खरीदी थी। और उसके बाद देखिए जरा, ईडी की टीम पहुंची है
ये ईडी की टीम रेड करने पहुंची है अनुराग के घर, जहां से महंगी गाड़ियां जब्त की गई। अब आपको बताऊं कि हुआ क्या, ईडी ने कैसे शिकंजे में लिया, ये आप देख रहे हैं। यूपी के उन्नाव में 25 साल के यूट्यूबर पर यह एक्शन हुआ है। ईडी ने यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर सहित 9 ठिकानों पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 10 करोड़ की लग्जरी कार जब्त कर ली। जब्त की गाड़ियों में लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार शामिल है। कहा जाता है अनुराग द्विवेदी को लग्जरी कारों का बहुत शौक था। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करके उसने करोड़ों पैसा जुटाया, करोड़ों का, और इसी कमाई से उसने अपने लिए लग्जरी कारों का काफिला तैयार किया। दुबई में करोड़ों की आलीशान प्रॉपर्टी भी उसने खरीदी। अब आरोप है कि प्रॉपर्टी अवैध तरीके से जुटाई गई, जिसकी ईडी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में ही सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क से कमाई के संकेत मिले, इसलिए यूट्यूबर और उसके परिवार के 25 बैंक खाते सील कर दिए गए। प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात और डिजिटल उपकरण को भी जब्त किया गया है। यूट्यूबर के घर समेत 9 ठिकानों पर ईडी की कई टीमों ने छापा मारा। इस दौरान करीब 12 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए हैं। ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस करोड़ों की कमाई का जरिया क्या है, क्या इस पैसे का इस्तेमाल किसी अवैध नेटवर्क को चलाने में किया गया। फिलहाल ईडी के अधिकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाऊं कि यह शिकंजे में कैसे आया है। यह आपको बताता हूं कैसे पकड़ा गया। दुबई में पार्टी करने गया। दरअसल कहा यह है कि अनुराग अब दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई पहुंचा था पार्टी के लिए। यहीं पर 22 नवंबर को उसने लखनऊ की प्रेमिका से शादी की थी। इसमें शामिल होने के लिए उन्नाव से 100 रिश्तेदारों को भी दुबई ले गया था, जिनके लिए आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च यूट्यूबर ने उठाया। कहा जा रहा है कि दुबई में हुई इस शादी का आयोजन एक लग्जरी क्रूज पर किया गया और शादी में शामिल होने वालों के लिए आलीशान पार्टी रखी गई। ऐसी लग्जरी शादी को देखकर हर कोई हैरान था, और जब रिश्तेदार दुबई से भारत लौटे तो इस पर बातचीत शुरू हो गई। ये चर्चा इतनी बढ़ी कि मामला उन्नाव से ईडी की टीम तक पहुंच गया, और अब ईडी की टीम जांच के लिए उन्नाव पहुंची। यूट्यूबर की कमाई की जांच शुरू हो गई, और उसके बाद एक्शन ले लिया है। उसकी कई गाड़ियां जब्त कर ली गई। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।